जी। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को। कैसे हैं? बढ़िया मैम। ओके, मैं भी बढ़िया हूँ। ठंडी से बच के रहिए, ठंडी बहुत हो रही है। आवाज़ बताइएगा प्रॉपर। जी, सुरेंद्र बबली, यादव जी, आलोक जी, टेल मी, सब ठीक है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? साउंड प्रॉपर? हाँ जी, करें शुरू फिर। नमस्ते नमस्ते पप्पू जी, नमस्ते। हाँ जी, देखिए, कल जहां तक पढ़ रहे थे हम उससे आगे से शुरू करते हैं। वर्ड है हमारे पास इगोइस्ट। ये रूट वर्ड आपको सिखा चुके हैं हम, शायद ये हमारा जब हम सीख रहे थे तो फर्स्ट ही रूट वर्ड होगा। क्या कहते हो? फर्स्ट रूट वर्ड हमने पढ़ा था। ईगो का मतलब किससे रिलेटेड है? आई, सेल्फ से रिलेटेड है, जानते ही होंगे आप, है ना? तो ईगो का मतलब अगर सेल्फ से रिलेटेड है तो जितने भी वर्ड होंगे ईगो से जो बनते होंगे वो ना कहीं सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। वर्ड पहले भी सिखा चुकी हूँ, वन वर्ड में फिर से सिखा रही हूँ। इगोइस्ट पर्सन कौन होते हैं? IST मतलब पर्सन। एक पर्सन जो अपने आप में डूबा रहता है उस पर्सन को कहा जाता है इगोइस्ट। या फिर अपनी बारे में, लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे क्या कहा जाएगा? इगोइस्ट कहा जाएगा। इसके अलावा भी हिम्मत फौजी जी, एक वर्ड मैंने कराया था इगोटिस्ट, याद आया? याद, हाँ, विवेक कराया था ना। यस यस यस, वेरी गुड। जिसको याद आ रहा है कि हाँ कराया था, तो देखिए कुछ वोकाबलरी वन वर्ड में भी रिपीट हो जाती है, सिनोनिम पढ़ाते हुए भी रिपीट हो जाएगी, तो ऐसे होती रहती हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि चीज़ें रिवीजन भी हो गई। क्या कहते हो? ईगो मीन सेल्फ, यस। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अगला वर्ड है हमारे पास इगोटिस्ट। इगोटिस्ट में टी वर्ड इंक्लूड होता है, ये वर्ड भी मैंने सिखाया था। और इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? टी फॉर टॉक। इस टी का मतलब क्या था? टॉक था। आवाज़ ठीक आ रही है क्या आपको? ठीक। तो इगोटिस्ट का मतलब क्या हुआ हमारे? जो अपने बारे में बात करता है। चलो, हाँ जी, टी फोर क्या था? टॉक था। तो जो सेल्फ, अपने बारे में बात करता रहता हूँ, हम बोलेंगे अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। सेल्फ कंसीटेड मतलब सेल्फ कंसीटेड, घमंडी टाइप का, कि हर टाइम उसे बात करना पसंद है, लेकिन किसके बारे में बात करता है? अपने बारे में। हर चीज को घुमा फिरा के अपने आप पे ले आता है, उसे क्या कहा जाता है? एगोटिस्ट कहा जाता है। ये दोनों वर्ड मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेजलमेंट। देखिएगा, एम्बेजलमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिए। एम्बेजलमेंट होता है पैसों का गबन, एक तरीके से चोरी ही है। एम्बेजलमेंट एक तरीके से चोरी ही है, थोड़ा डिफरेंट काइंड है। पहले चोरी के तरीके से समझते हैं, ठीक है? जैसे कि बैंक वगैरह में, देखिए, अगर बैंक वगैरह में मान लो लॉकर वगैरह तोड़कर, लॉकर को ब्रेक करके तोड़कर जो थीफ हैं, मान लो लॉकर तोड़ रहे हैं, जैसे ही लॉकर टूटा और तो एकदम से भाई बजिंग वगैरह तो होएगी, अलार्म वगैरह तो बजेगा, सिक्योरिटी का कुछ ऐसा तो होगा कि चोरों ने एंटर किया बैंक के अंदर और बजिंग शुरू हो गई। किसकी? अलार्म की बजिंग शुरू हो गई, अलार्म की बजिंग। तो बजिंग का मतलब बजने लगा, है ना? बजने लगा तो सबको पता लग गया कि हाँ ये बजिंग क्या हो रही है, बज रहा, अलार्म बज गया, सिक्योरिटी, हाई अलर्ट। तो देखिएगा, एम बेजल, बेजल जब ऐसे अलार्म बजने लग जाते हैं ना, इसका मतलब क्या कह रहे हैं वो? सिक्योरिटी चेक करो, है ना?
बजिंग, बजिंग का मतलब ही बेटा बजना होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा मीनिंग समझाती हूँ, है तो ये चोरी ही एक तरीके इसका एम्बेजलमेंट, पर हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि एक्चुअल क्या डिस्क्रिप्शन होगा एम्बेजलमेंट का। तो एम्बेजलमेंट एक तरीके से जैसे कि जो नेता वगैरह आपने सुना, मान लो कि कोई पेट्रोलियम मंत्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब उसके पास ग्रांट आ गया कि चलो तेरे पास 1,000 करोड़ का ऐसा कुछ ग्रांट आया है, तो उस बेस में वो उस पैसे को लगाने की बजाय जो भी खर्चा आता होगा पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह पर, उसको ज्यादा दिखा के आया खर्चा 200 करोड़ और 800 करोड़ घपला। तो इस घपले को जो इंग्लिश में, वो डायरेक्ट चोरी ऐसा भी नहीं कि पैसे ही लिए हैं, है ना, लेकिन लिए पैसे ही हैं। तो मैंने बोला है तो एक तरीके की चोरी ही, पर एम्बेजलमेंट गबन हो गया, पैसे का अनैतिक यूज, यूज के लिए कुछ और के लिए दिया गया था और आपने किसी और चीज में यूज कर दिया। ये हर टाइम होता ही रहता, छोटा हो या बड़ा, कहलाता एम्बेजलमेंट है। पैसे का दुरुपयोग, अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज कर लेना और खा जाना पैसे, ठीक है, जो लीडर लोग करते हैं। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट एम्बेजलमेंट ही है, कोई बात नहीं। अगला वर्ड देखेंगे एमिग्रांट। पहले मुझे बताइए, आपने ये वर्ड पढ़ा है माइग्रेशन, ये वर्ड पढ़ा है माइग्रेशन? माइग्रेशन छोड़िए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पढ़ा है? अरे सुना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो, जब आपने स्कूल चेंज किया हो, कॉलेज चेंज किया हो, तो उन्होंने मांगा होगा आपसे क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। याद आया? बोलो हाँ या ना, याद आया? ये लोकेश जी आपकी समस्या, हाँ हम पूरी करेंगे अभी थोड़ी देर में, करेंगे, है ना। हाँ जी, एमिग्रांट में भी फिर कौन सा वर्ड है, माइगर ही वर्ड है। मीन्स ये एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है? ट्रांसफर का। क्या कहते हो भैया, आप कॉलेज चेंज करते थे तो ट्रांसफर ही तो था। कॉलेज ट्रांसफर करना, या फिर मैं बोलूँ मूव करना, या मैं बोलूँ इसे चेंज करना, सब कुछ कह सकती हूँ ना बेटा मैं इसको, है ना। तो मैंने वही बोला, माइगर एक रूट वर्ड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर वर्ड लिखा है एमिग्रांट। तो एमिग्रांट कौन होते हैं? ई को छोड़िए एक बार, ई से एग्जिट है, माइगर का मतलब मूवमेंट है। ये एक पर्सन है जो माइग्रांट है। हम बोलेंगे एक पर्सन जिसने अपनी कंट्री को एग्जिट कर दिया है, लीव कर दिया है, ई फॉर एग्जिट, जिसने अपनी कंट्री को एग्जिट कर दिया है और कहीं और ट्रांसफर हो गया है, सेटल इन अनदर, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। यस, माइग्रेशन सुना है, ओके, बीए में मिला था, हाँ, जिस जिसको भी जो भी याद आ रहा होगा, तो वो मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, नीतू ठीक है अब तो, तुम्हें कैसे पता वैसे? अच्छा, तुम उस क्लास का भी पार्ट हो, ऐसा है क्या? वो तो मुझे रात शाम लगी थी। 9 जनवरी को एमिग्रांट डे मनाया जाता है। गुड। हाँ जी, अगला देखेंगे एम्पायरिक वर्ड दिखेगा। आप इसको एम्पायर से रिलेट करिए। एम्पायर वर्ड जानते हैं ना, एम्पायर शासन, पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसे हम एम्पायर कहते हैं, है ना, साम्राज्य। अब आप मुझे बताइए, एम्पायर हो गया साम्राज्य, मैं बोलूं कोई देश, कोई बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए कोई नया नवेला चला सकता है या उसके लिए अनुभव की आवश्यकता होगी? आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ मत देखिए। एम्पायर चलाने के लिए, किसी शासन को चलाने के लिए ऐसे ही कुछ भी नया कोई भी पर्सन यंग की उसको एक्सपीरियंस नहीं है वो चला सकता है, या यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस फॉर दैट, होना चाहिए एक्सपीरियंस तो आपको उस फील्ड का, है ना। तो एम्पायर को चलाने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है, तो पर्सन होते हैं एम्पायरिक, मतलब कि एम्पायर चलाते हैं भाई, तो अनुभव तो होगा ही। वन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, जो प्रैक्टिकल है, अनुभव सीखता है, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर, करके सीखता है भाई। जो एम्पायर चलाता है वो करके ही सीखता है, किताबों में नहीं एम्पायर चलाता, वो उसे काम करने पड़ते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे
वन हु रिलायज ऑन एक्सपेरिमेंट नॉट ऑन थ्योरी। अनुभव की जरूरत होगी, है ना? बिल्कुल। मैं चला सकती हूँ, पागल कहीं का। आगे देखो, अगला वर्ड है हमारा एनसाइक्लोपीडिया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनसाइक्लोपीडिया? देखिए, पेडिया वर्ड रिलेटेड किससे होता है? बच्चे से, चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्ड है ना? पेडागोजी, क्या कहते हो? पेडिया वर्ड किससे रिलेटेड है? बच्चे से रिलेटेड है। तो एक बच्चे के ऊपर, जैसे वो पढ़ाई करने जाता है ना, बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, मान लो एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जिसे बोलना चलना सीखता है, उसके ऊपर, ये छोटा बच्चा, उसके ऊपर इतना बड़ा बैग, बस बैग का वजन उठाए 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 उठाए, उसकी जिंदगी आधी तो बैग के वजन में गुजर जाती है। तो ये जो पेडिया वर्ड है, ये बच्चों के लिए है, पढ़ाने होते हैं। शिक्षा की मैं बात करूं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बुक्स हैं जो उसे इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, या फिर आपके पास इंसाइक्लोपीडिया इस तरीके से भी हो गया, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हो सकती हैं, नॉलेज की जितनी भी ब्रांचेज है, फॉर एग्जाम्पल कि आप साइंस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप साइकोलॉजी ले रहे हैं, मे बी आपने लैंग्वेज चूज किया, हिंदी चूज किया, इंग्लिश चूज किया, उर्दू चूज किया, ठीक है? तो इस तरीके से ये एनसाइक्लोपीडिया है। एक बच्चे की साइकोलॉजी को सेट करने के लिए उसके पास इंसाइक्लोपीडिया होता है। भाई जो एमबीबीएस कर रहा है वो डॉक्टर ही बनेगा, है ना? साइंस पढ़ा इंजीनियर ही बनेगा। तो उसके साइक्लो मतलब कि उसकी बुद्धि के विकास के लिए, एक बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स या बुक्स का चॉइस उसके पास होता है, उस सेट को पूरे को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगर हम इसके A book or set of books giving information on all branches of knowledge or any subject। समझ गए होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नॉलेज से रिलेटेड बुक्स हैं, उन सब का वजन किसके ऊपर है? बच्चे के ऊपर। एनसाइक्लोपीडिया है उसके पास कि जी ये अच्छा, ये चूज है, तेरे लिए चॉइस है, तू इसमें से कोई सा भी चूज कर सकता है, ठीक है? अभी हम, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक, ये वर्ड पढ़ा है मैंने कभी? विकिपीडिया। देखिए, एंडेमिक, इसमें मैं आपको 3 वर्ड सिखाती हूँ, पहले गौर करिएगा। इधर मत देखिए, इधर जहाँ मैं लिख रही हूँ वो देखें, इसको बाद में पढ़ेंगे। एंडेमिक, एक वर्ड तो यही है। एक वर्ड है एपिडेमिक। एक वर्ड है बच्चे पेंडेमिक। अब ये तीनों डेमी हैं, बीमारी हैं, लोगों में फैल रही हैं, बहुत सारे लोगों में फैल गई है, ये भी बहुत सारे लोगों में है, ये भी बहुत सारे लोगों में। पर डिफरेंस क्या है? ये एंडेमिक है, मतलब एक कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया में फैली है। अगर इससे कंपेयर करूं तो ये एपिडेमिक है, थोड़ी ज्यादा क्षेत्र में फैली है। और पेंडेमिक कौन सा होता है? ये तो ऑल राउंड, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया, है ना? तो हम उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना को हमने किसका नाम दिया? एंडेमिक का, एपिडेमिक का, या पेंडेमिक का? क्या कहा हमने? क्या कहा? पेंडेमिक कहा। वेरी गुड। तो पेंडेमिक क्यों कहा? क्योंकि वो ऑल ओवर फैल गया है, पूरी कंट्री में फैल गया है। डेट्स वाई हमने बोला कि ये एक तरीके का पेंडेमिक है। अगर बीमारी फैली है, आपके मोहल्ले में फैली है, आपकी सिर्फ लोकेलिटी में फैली है, या कंट्री की एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रीजन की बुढ़ों बुढ़ों में फैली है, छोटे बच्चों में एक बीमारी आ गई है, तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। उससे बड़ा क्षेत्र जो ज्यादा में फैल जाए, पूरी कंट्री या पूरे स्टेट कोई कर ले, तो वो एपिडेमिक। और जो कोई छोड़ा ही नहीं, जिसने हर जगह फैल गई है, वो पेंडेमिक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बस ये समझना है। मैं ये 3 गोले बनाऊंगी, इनसे आप समझ जाएंगे। सबसे बड़ा गोला क्या है? पेंडेमिक। इससे छोटा एपिडेमिक, और सबसे छोटा एंडेमिक।
ठीक है। तो ये जो एंडेमिक और एपिडेमिक है ये पैंडेमिक के अंदर इंक्लूड है। समझ गए सही बात। एरिया, एरिया वाइज ही इनका डिफरेंस है। रेगुलर फाउंड डिजीज अमंग पीपल ऑफ सर्टेन रीजन और कंट्री एंडेमिक डिजीज कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इफेमरल। एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक समझ गए सभी लोग। अगर तीनों में आपको डिफरेंस कहीं पर भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, वैसे ऐसा कुछ आपको एज सच दिखाई नहीं देगा, फिर भी बाई चांस किसी क्लोज टेस्ट में पढ़ते हुए आपको ये चीज़ें महसूस हो सकती हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे है, क्या भरना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में, वहां पर आपको हेल्प आउट होंगे इनसे। ठीक है। हाँ जी, आगे देखें, अगला वर्ड देखिएगा, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो चीज रहती है। जैसे मान लो कहते हैं जैसे फेम, ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए अपनी प्रगति पर या अपने मैं तो बहुत फेमस हो गया हूं अब तो बस नहीं। फेम इज फ्लीटिंग। भाई वो जो फेम है, वो प्रसिद्धि है, कल किसी और की दीवानी थी दुनिया, आज किसी और की है। तो चीजें बदल जाएंगी, टाइम बदल जाएगा, उम्र बीत जाएगी, तो परमानेंट नहीं है। भाई फेम तो ऑलवेज फ्लीटिंग, ऐसे भागता रहता है, चेंज होता रहता है। बस ये तो चक्र है, कभी आपकी तरफ है, कभी मेरी तरफ है, या कभी किसी और की तरफ है। तो समय एक चक्र है जहां पर हम याद करेंगे ये बहुत कम समय के लिए रहता है, ऐसा नहीं, ये परमानेंट नहीं है। जो कम समय के लिए रहता है वो होता है इफेमरल। हम याद भी करेंगे कि ज्यादा इसमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये जो फेम है ये इफेमरल है, यहां से याद करेंगे फेम, प्रसिद्धि इज इफेमरल। तो ये क्या है हमारा, फेम जैसा ही लिख रहा है, फेम इज इफेमरल, फेम इज इफेमरल। ठीक है। निशा गुप्ता स्पोर्टिंग एरर की क्लास नहीं है, वोकैबुलरी की क्लास है बेटा, ग्रामर नहीं पढ़ाते हम, आपने क्लास वोकैब का लिया है। इफेमरल का मतलब क्या होता है, जो कम समय के लिए रहे, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, परमानेंट नहीं है, जैसे कि फेम, याद हो गया होगा। इफेमरल का चलिए स्पेलिंग लिखेंगे सभी फटाफट। राहुल देखिए, जो माइग्रेंट है वो जगह बदलता है, उसका देश हो सकता है। माइग्रेंट तो आप इसे भी कहेंगे कोई आसाम से आके हरियाणा में बस गया है, तो वो भी एक तरीके का माइग्रेंट है। ठीक है। अगला जो आपने पूछा आई वाला इमिग्रेंट, मैंने बता दिया, अपने देश को छोड़कर आप दूसरी कंट्री में एंटर हुए, इसी इमिग्रेंट कहा जाएगा। ठीक है। और आई वाला जो इमिग्रेंट है, बस आप किसी कंट्री में रहने लगे हैं, पिछली को आपने छोड़ने पे हमारा फोकस नहीं होता, सिर्फ दूसरी में एंटर होने पे प्रोसेस होता है, उसे आई वाला इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है। जब आप किसी देश को छोड़ते हैं, पहले छोड़ते हैं फिर दूसरे देश की तरफ, ई से डिफाइन करेंगे वन वर्ड में। बेसिकली बात तो सेम ही है, तीनों ही सेम है क्योंकि रूट वर्ड सेम है ऐसे तो, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देश की एग्जिट की बात की जाए तो ई वाला लगाइएगा, किसी देश में एंटर की बात की जाए तो आई वाला लगाइएगा, और सिर्फ जगह बदलनी है तो सिर्फ ओनली माइग्रेंट लगाइएगा। ठीक है। तो वैसे तो सेम ही होगा। थैंक यू सुनिधि। हाँ जी, इफेमरल का स्पेलिंग लिखा, EPHE, नहीं MERO या RA, सभी लिखा करें, आपके एग्जाम में ना स्पेलिंग आती है, और यही जो अभी पढ़ा रही हूँ ना यही स्पेलिंग्स आती हैं, इसलिए हर किसी की कहती हूँ जैसी वर्ड आया करे कॉपी पेन अपना साथ में रखो, जैसे आया एपिक तो लिखो उसे एपिक, क्या हो गया, एक पेज भराएगा 30 वर्ड में, क्या हो जाएगा, 30 वर्ड वहां लिख लिए, फिर अपना जैसे क्लास बंद हो जाती है तो उन 30 वर्ड को 10 मिनट और दे दो एक्स्ट्रा, है ना, 5 मिनट पहले तो क्लास भी छोड़ देती हूँ, उस 5 मिनट में आपको नहीं उठना, उस 5 मिनट में देखना, अच्छा इसका याद है, इसका याद है, इसका याद है, देख लो 10 वर्ड तो याद है, हाँ यार मुझे 5 तो याद है, 20 याद है, 25 याद है, जो नहीं है दोबारा से जाओ PDF में, वहां देखो उसका मीनिंग क्या था। एक क्लास को जब पढ़ो तो पूरा पढ़ के उठा करो, ऐसे तो फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी, और एफिशिएंसी नहीं आएगी तो लॉन्ग वे में तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे बेटा, है ना। नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बनाओ। हाँ जी, अगला वर्ड देखें, अगला क्या है, एपिक, ये तो हमने सुना ही है। वैसे अगर मैं बात करूं एपी की,
तो आप ही एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ओवर होता है। ओन, ओन, ओवर, ऐसा। देखिएगा, ये जो एपिक वर्ड है इसका मतलब होता है महाकाव्य। जैसे हमारे महाकाव्य हैं एपिक, हमारा महाभारत जो है वो हमारा एपिक है। तो हम कहते हैं जो हमारा जीवन है एक कुरुक्षेत्र है, और हमें इसमें ज्ञान गीता की आवश्यकता है। तो कुरुक्षेत्र सिर्फ वही नहीं था जो महाभारत में दिखाएगा, कुरुक्षेत्र जिंदगी की जंग है। आपको हर समय आपके कर्मों पर ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। फल की इच्छा छोड़नी पड़ेगी, छोड़ते नहीं है हम लोग, मतलब बता रही हूँ जस्ट, है ना, छोड़ते नहीं है, पहले तो ये सोचते ही रहते हैं ये, लेकिन नहीं करना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। आपके हाथ में तो सिर्फ काम ही करना है। तो हमारा जो जीवन है, बेसिकली मैं हिंदूज महाकाव्य की बात कर रही हूँ, वो एग्जैक्टली काव्य डिपेंडेंट ही है। कि जैसे हमारे जो लास्ट रहा कि जीवन क्षेत्र के बारे में बात करी गई कि हाँ लाइफ में कैसे स्ट्रगल है, कैसे हमें हार जीत अपनों से लड़ना पड़ रहा है, अपने आप से लड़ना पड़ रहा है, तो ये एक जंग है। तो ऑब्वियसली बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा जीवन एक तरीके से ओन है। ओन मतलब ऊपर है, ऊपर मतलब डिपेंडेंट है। ओवर वॉट, हमारे एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अगर इसको बोलें तो एक तरीके की एक लॉन्ग पोएम होती है जिसके अंदर हर किसी के डीड्स, कामों का वर्णन किया गया है। जैसे देख लीजिए, अ लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग द ग्रेट डीड्स महाकार्य मतलब अच्छे कामों का, ऑफ वन और मोर लेजेंडरी हीरोज। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हीरो के बारे में बात करी गई, जैसे महाभारत है तो बहुत सारे हीरोज के बारे में बात की गई है ना, बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज की स्टोरी है इन अ ग्रांड सेरेमोनियल स्टाइल। बहुत बढ़िया स्टाइल में, बहुत अच्छे से उसको जी जी जी, हाँ कई हैं ऐसे तो। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। हाँ, हम रामायण और महाभारत तो हम पढ़ते ही हैं, तुमने नहीं पढ़ी? हाँ, हमारे तो 6th 7th में सिलेबस में भी थी, हरियाणा बोर्ड में तो रामायण भी पढ़ी है मैंने, महाभारत भी पढ़ी है, मतलब चैप्टर वाइज ऐसा पूरा एक वही था कंप्लीट। आपने नहीं पढ़ी? डीड्स का मतलब होता है अमित कार्य, डीड, डन, जिन्हें हम करते हैं, जिन्हें हम डू मतलब करना, और डू से बना डीड, ये हमारे हो गए कार्य। ठीक है, डू माने करना, डीड हो गए हमारे कार्य, जिनमें एक से ज्यादा हीरो, जो हीरो का मतलब वो नहीं कि मैं सलमान खान, ऋतिक रोशन की बात कर रही हूँ। हीरो जो रियल हीरो कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में हीरो आपके फादर भी हैं, तो इस तरीके से बात कर रही हूँ। बहुत सारे उनकी जो स्टोरी है उसे पूरा पोएम के तरीके से एलेबोरेट किया गया है, उसे हम एपिक कहते हैं। अगर मैं इसके रूट वर्ड पे जाऊं तो आप रूट पे ना भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एपिक का मतलब ओवर या ओन होता है, जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड ऑन आर एपिक, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं है सिलेबस में? हाँ नहीं होगा, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने पढ़ा है। हाँ जी, अगला वर्ड देखेंगे, एपिक्योर। एपिक्योर होते हैं जिस पर हम आप सच में डिपेंड हैं। क्या? चटोरापना। जो पर्सन हु इज वेरी चूजी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कुछ लोग होते हैं ना चटोरे टाइप के, मुझे ये पसंद है, ये खाऊंगा, आज ये मंगा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं ये वाली सब्जी नहीं खाता। तो ये जो हैं लोग, ये एपिक्योर है, मतलब इनका लाइफ हमेशा क्यूरियन, CURE, खाने वाली सेंसेस में एपिक्योर है। तो वो वाले की बात कर रही हूँ, लाइफ की बात नहीं करी, खाने की बात कर रही हूँ। मैं भी बड़ी एपिक्योर टाइप हूँ, चूजी तो नहीं, सब कुछ खा लेती हूँ, पर बहुत शौक है। आ, आप क्लास 6th में हो? क्लास 6th में, और आप बैच लेके मुझसे पढ़ रहे हैं? बहुत अर्ली नहीं हो गया? हाँ हाँ, मतलब मुझे तो बहुत शौक है खाने का, अच्छी अच्छी चीज़ें। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, घर में जो बनता है खा लेती हूँ। जो लोग बाहर रहे होते हैं वो ज़्यादा चटोरे तो होते हैं, खाने का तो शौक होता है, बट
चूज ही नहीं कह सकते हम उन्हें, क्योंकि अब मेरे तो लाइफ के 10th के बाद से पूरी ज़िंदगी हो गई, 10 साल हो गए, तो बाहर ही हूँ। बाहर रहने वाले ज़्यादा चूज ही नहीं हो सकते, वहाँ माँ तो बैठी नहीं होती आपकी जो बोलेगी अच्छा बेटा ये नहीं खाया, अच्छा तो ये बना देती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो बन जाए, दूसरों के घर में रहो या हॉस्टल में रहो, जो बन गया खाना पड़ेगा। तो वो वाली बात हो गई। पर ये पर्सन बड़ा ही चूजी